बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि जमीन सर्वे के नाम पर अगर अफसर या फिर स्टाफ घूस मांगे तो आप सीधे मंत्री जी को फोन करिए। जी हाँ, सीधे मंत्री जी को फोन करके इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर विभाग के पदाधिकारियों के घूस मांगने की सूचना मिल रही है तो फिर कहीं जानबूझ करके परेशान करने के आरोपों की बातें सामने आ रही है। जमीन के सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भूमि स्वास्थ्य मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने विभाग के पदाधिकारी को हरकाते हुए चेतावनी दी है कि पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मंत्री जी ने आम लोगों के लिए मोबाइल नंबर और अपना विभागीय मेल आईडी भी जारी कर दिया है, जिस पर सीधे आप शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आम लोगों के लिए अपना निजी प्राइवेट नंबर, मोबाइल नंबर 94309111 और मेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com जारी किया है। वहीं पर लैंड सर्वे की खबर को प्रमुखता से दिखाने के लिए मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने हमारे न्यूज चैनल को धन्यवाद दिया है। जहां आपको बता दें कि बिहार के सभी 534 अंचलों में भूमि सर्वे की शुरुआत की गई है। इसके तहत 45,862 गाँव में जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और सिर दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 156 दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अब ये दवाएं बाजार में नहीं बिकेगी। जब सरकार ने कहा है कि ये दवाइयां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और खतरनाक भी है, इसलिए इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। 156 फिक्स्ड डोज संयोजक दवाओं में बुखार और फिर जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और फिर मल्टीविटामिन शामिल है। इन दवाओं से मानव के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है। दोस्तों बिहार में यदि किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो फिर उसे भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप ऑनलाइन के द्वारा इसे बनवा सकते हैं। खबर के अनुसार यदि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो फिर आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपका ये प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा और फिर इसे आपके द्वारा किए गए ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पिता का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आधार कार्ड आदि में से जो दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हो उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। वेबसाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये वेबसाइट है www.serviceonline.bihar.gov.in। इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करके लोक सेवा का अधिकार की सेवा में जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आपको जाति प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसे भरना होगा। उसके बाद मांगे गए दस्तावेज को अपलोड और सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका ये ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस समय जमीन का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के माध्यम से हर जमीन का अपना यूनिक नंबर तैयार किया जाएगा, जिसमें जमीन के रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। यह खबर के अनुसार भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने पर बिहार में जमीनों के रैयतों को नया खतियान, नक्शा और नागरिक अधिकार अभिलेख के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग जमीन का अलग अलग दस्तावेज और नक्शा भी दिया जाएगा। वहीं पर बिहार में जमीन का अपना यूनिक नंबर ULPL भी होगा, जिसमें रैयत का नाम और फिर पूरा खाता, पता, खेसरा और एकड़ सहित डिसमिल में रकबा भूमि का प्रकार लिखा होगा। इसकी मदद से जमीन का पूरा रिकॉर्ड देखने में आसानी होगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के आज 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार आज बिहार में नवादा, जमुई, बांका, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन जिलों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के भी आसार जताए गए हैं। वहीं पर इन जिलों के अलावे राज्य के यानी कि बिहार के अन्य कई जिलों में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दरअसल
बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के दक्षिण और फिर उत्तर भागों के अलग अलग स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। आज भी इन स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में एक बार फिर से मानसून का सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसमें कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं, जबकि राजधानी पटना समेत आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और फिर हल्की बारिश भी होगी। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग परिजनों के पेंशन में बदलाव होने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। जहां खबर के अनुसार सरकार सरकारी कर्मियों के फैमिली पेंशन के नियमों में संशोधन करने जा रही है। जहां इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जहां इसे जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इस नई व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि नई व्यवस्था के तहत सरकारी सेवकों के दिव्यांग परिजनों को शादी के बाद भी पेंशन मिलेगी। वहीं पर रिटायर के बाद माता पिता को जो पेंशन मिलेगी उससे वे इस लाभ के हकदार होंगे, जहां इसे उन्हें आर्थिक दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। दरअसल वर्तमान में शादी हो जाने के बाद दिव्यांग परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन सरकार ने अब इनके हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। चाहे इसके लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों में संशोधन होगा। दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। इसको लेकर के मुख्यालय के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। खबर के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके सभी जिलों के आईजी डीआईजी को भेजा है। साथ ही साथ इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के राय मांगी गई है। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों को इस बारे में सुझाव देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक किसी को भी अपने गृह जिले या फिर क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, जबकि एक बार किसी पुलिसकर्मी की किसी जिले में काम करने के बाद दोबारा वहां वापस नहीं की जाएगी। वहीं पर एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा। इस नए ड्राफ्ट को लेकर के सभी आईजी डीआईजी को 4 हफ्ते के अंदर अपने सुझाव पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला किया है। न सिर्फ नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पर प्रहार किया, बल्कि हाल ही में 12 लाख नौकरी देने के वादे पर भी प्रशांत किशोर ने तंज कसा। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए पूरा हिसाब किताब समझाया और कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वे 2015 में किए गए अपने 7 निश्चयों को भूल गए हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने जिन 7 निश्चयों की घोषणा 2015 विधानसभा चुनाव में की थी, अब तक उन पर क्या काम हुआ है या उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। या नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन सभी निश्चयों को भूल गए हैं। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर का यह बयान जारी किया गया है। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके साथ ही 7 निश्चयों में से एक निश्चय ये भी था कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवार के बच्चों को 12वीं से आगे तक की पढ़ाई करने के लिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मात्र 9 लाख को ही इसका फायदा मिला। या नीतीश कुमार का 12 लाख नई नौकरी देने का ऐलान करना केवल एक चुनावी जुमला है। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों की हड़ताल पर बड़ा बयान दिया है और नाराजगी जताई है। इसके बाद सांसद के खिलाफ आईएमए ने लेटर जारी कर दिया। इस पर अब पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी के कारण जनता को दिक्कत होती है तो फिर वे पप्पू यादव के दुश्मन है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोलकाता की घटना से उन्हें सहानुभूति भी है, लेकिन सिस्टम को जो प्रभावित करेगा उनको मिटा देंगे। जंग होगी, फिर चाहे उन्हें पीएम सपोर्ट करे या फिर सीएम सपोर्ट करे। डॉक्टरों की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, यह कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने कहा है कि आईएमए को जितनी बुराई करनी है कर सकते हैं, मुझे ना वोट चाहिए और ना ही कोई समर्थन चाहिए। एससी जाति की लड़की से गलत काम हुआ और पासवान और मांझी नहीं गए। यादव सम्मिलित थे तो फिर विपक्ष का नेता नहीं गया। जातियां पूछ करके कोई बेटियों के साथ गलत काम करता है क्या? जब कोलकाता में हुए घटनाओं के विरोध में सरकारी अस्पताल का कामकाज बंद रहा, प्राइवेट नर्सिंग होम क्यों खुले रहेंगे? मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो सिस्टम्स को प्रभावित करेगा उसे मिटा दूंगा। जंग होगी, चाहे पीएम सपोर्ट करे या फिर सीएम सपोर्ट करे, ये कहना है पप्पू यादव का।
एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि 2022 बैच के 10 IAS अधिकारियों को अलग अलग अनुमंडलों में SDO बनाया गया है। जहाँ ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2022 बैच के IAS दिव्या शक्ति दानापुर की अनुमंडल पदाधिकारी बनाई गई है। वहीं पर श्रेया श्री मुजफ्फरपुर की SDO बनी है। जब पार्थ गुप्ता पूर्णिया के अनुमंडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं पर आशीष कुमार सोनपुर के अनुमंडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। किसले कुशवाहा अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ वैशाली ऋतुराज प्रताप सिंह अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया भागलपुर बनाए गए हैं। वहीं पर सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। वहीं पर गौरव कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बघा, वहीं पर काजले विभो नितिन अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ नालंदा, श्वेता भारतीय अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर पूर्वी चंपारण, गौरव कुमार पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। दरअसल आपके फेफड़ों के बारे में बात करेंगे कि आप अपने फेफड़ों को एक झटके में साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। जी हाँ, फेफड़ों की क्लीनिंग के लिए आप खास तरीके के ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दूं कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहता है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यह शरीर के हर एक अंग का एक अपना अलग अलग महत्व होता है। इन अंगों में फेफड़ों का कार्य शरीर में ऑक्सीजन के प्रभाव को बेहतर करना है। इसी की मदद से हम सांस ले पाते हैं। ऐसे में सांस लेने के लिए फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फिर समय समय पर इसे डिटॉक्सिफाई जरूर करें। जी, फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। जब फेफड़ों के आसपास चिपकी गंदगी को बाहर करने के लिए आप एक खास तरीके का ड्रिंक पी सकते हैं। आपको बता दूं कि एक ऐसे ड्रिंक के बारे में भी बताएंगे जो आपके फेफड़ों को क्लीन कर सकता है, साफ कर सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं कि फेफड़ों को क्लीन करने के लिए आप चुकंदर और बेरीज से बना जूस पी सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके फेफड़ों को क्लीन कर सकते हैं। इस खास तरीके के जूस को घर पर तैयार करना बहुत ही आसान होता है। इसकी रेसिपी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरीके से छील करके इसे टुकड़ों में काट करके धो लें। अब बेरीज को भी धो करके इसमें इसके बीजों को निकाल लें। अब एक ग्राइंडर ले, इसमें बेरीज और फिर चुकंदर को डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले। इसके बाद इसे छान करके या फिर बिना छाने पी ले। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं। आपको बता दो कि चुकंदर फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसकी मदद से फेफड़ों से जुड़ी हुई कई क्रोनिक समस्याएं कम हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट और फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक होते हैं जो कि स्वास्थ्य प्रणाली में होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं। इससे अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। जब बेरीज का सेवन करना या फिर बेरीज से बने जूस का सेवन करना भी फेफड़ों के लिए हेल्दी साबित हो सकता है। दरअसल ये एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि फेफड़ों को वायु प्रदूषण और फिर अन्य पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से सुरक्षित रखने में मददगार होते हैं। इसके अलावा बेरीज का सेवन करने से आपको आपके फेफड़े की कार्यशाला में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों बांग्लादेश का राजनीतिक संकट बिहार के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वरदान बन सकता है। इसकी आहट आनी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बड़े खिलाड़ी बिहार में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये देखते हुए गारमेंट क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या बिहार में पहले से मौजूद है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश का संकट लंबा खींचा तो फिर बिहार की संभावनाएं हकीकत में बदल सकती है। टेक्सटाइल क्षेत्र के अधिकतर जानकारों के अनुसार बांग्लादेश के गारमेंट उत्पादक जिनका भारत से सीधा संवाद है, जब वे इस संकट के दौरे में वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वे गारमेंट की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। जब अगर बांग्लादेश के हालात खराब रहे तो फिर वे सस्ते श्रमिक की चाह में बिहार में यूनिट लगा सकते हैं या फिर यहाँ की यूनिट को काम दे सकते हैं। इसके लिए निवेशक मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और फिर कटिहार जैसे शहरों में संभावना तलाश रहे हैं। आपको बता दूं कि बेशक देश में टेक्सटाइल के बड़े हब के रूप में त्रिपुरा, नोएडा, इंदौर और फिर कोलकाता पहले से स्थापित है, लेकिन बिहार ने अपने सस्ते कुशल मजदूरों की दम पर इस क्षेत्र में दखल दे दिया है। जहां बड़े ब्रांड यहां पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जहां कुछ कंपनियां आने वाली है। विभागीय जानकारों के अनुसार बिहार में 30 औद्योगिक यूनिट वस्त्र उत्पादन में लगी है। इसमें से 400 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। इसके अलावा करीब दर्जन भर और यूनिट ऐसी है जो कि SIBP में रजिस्टर्ड नहीं है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन मालिकों को अब एक क्लिक पर जमीन के सभी रिकॉर्ड मिल जाएंगे, यह क्योंकि सरकार सभी जिला अभिलेखागार को डिजिटल लाइब्रेरी में बदल रही है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 534 अंचल को डिजिटल लाइब्रेरी में बदलने का काम किया जा रहा है। जब पहले 260 अंचलों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य अंचलों में इस काम को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और जमीन के दस्तावेज को डिजिटल बना रही है। इससे राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड्स के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में इस समय विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस भूमि सर्वे की प्रक्रिया पूरा होने के बाद लोगों को जमीन कार्ड दिया जाएगा। जब खबर के अनुसार विशेष सर्वेक्षण में सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद लोगों को नए खतियान की कॉपी के अलावा जमीन कार्ड भी दिया जाएगा। इस जमीन कार्ड में जमीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी, जिसकी मदद से लोग अपने जमीन की सभी डिटेल्स जान सकेंगे। आपको बता दें कि जमीन सर्वे के बाद सरकार लोगों के खतियान को जीवित रैयत के नाम से अपडेट करेगी। वहीं पर जमीन का नया नक्शा भी तैयार किया जाएगा। भूमि सर्वे के बाद जमीन की खरीद बिक्री के बाद जमीन का खतियान और फिर नक्शा भी अपडेट होता रहेगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला किया है कि भूमि सर्वे के बाद लोगों को आधार कार्ड की तरह ही जमीन कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की मदद से लोग जमीन की सभी डिटेल्स जान सकेंगे। इससे जमीन पर किसी तरीके का वाद विवाद नहीं होगा। दोस्तों बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदार से मुलाकात की है, साथ ही साथ उनके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वे इस विधेयक को किसी भी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के सिलसिले में मिले और वाज़ेह और फिर तफसील वार गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुरू से ही अक़लियत के हर एक मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दिगर मजहबों के मजहबी, सकाफती और जायदाद के हुक्म पर असर पड़ेगा और एक गलत नज़ीर कायम होगी। हमारी पार्टी मोदी नीति से एनडीए की इस गैर संवैधानिक, गैर जरूरी प्रस्तावित संशोधन बिल, जो कि मुल्क के सेकुलर ताने बाने को तोड़ने और फिर धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से लाया गया है, उसका पुरजोर विरोध करती है। दोस्तों बिहार के गया एयरपोर्ट पर दहशत हमले से बचाव को लेकर के मॉक ड्रिल हुआ है। सूचना दी गई कि एयरपोर्ट पर आधा दर्जन से अधिक दहशत घुस गए हैं। दहशत हमले की सूचना एयरपोर्ट पर तैनात सीआरपीएफ जवानों को मिली तो फिर जवानों ने फौरन मोर्चा थाम लिया। इसकी सूचना एयरपोर्ट डायरेक्टर को दी गई और उसके बाद डायरेक्टर ने जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया। जब पुलिस प्रशासन हरकत में आई और फिर स्थानीय थाने की पुलिस के साथ ही मेडिकल की टीम भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। इसी बीच एटीएस की टीम को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जब मॉक ड्रिल के जरिए रिहर्सल किया गया कि दहशत हमले की स्थिति में कैसे निपटा जा सके। गया एयरपोर्ट परिसर में 7 दहशत घुसने और फिर हमला किए जाने की सूचना के बाद एयरपोर्ट पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए एयरपोर्ट परिसर की घेराबंदी कर दी। इसकी सूचना एयरपोर्ट डायरेक्टर को दी गई और फिर उसके बाद डायरेक्टर ने जिला प्रशासन को इसे अवगत कराया। दोस्तों बिहार के अलग अलग सरकारी विभागों के तहत कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं और फिर अस्थायी पदों की विरुद्ध संविदागत नियुक्तियां की गई है या नहीं, सरकार ने अब इसकी खोजबीन शुरू कर दी है। स्वयं मुख्य सचिव ब्रजेश मोहत्रा के स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। जो हाल ही में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों को एक दिशा निर्देश जारी करके उसके विभिन्न सेवा संवर्गों में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और फिर खाली पदों की जानकारी तलब की गई है। जब पत्र में मुख्य सचिव के स्तर पर हो रही समीक्षा का हवाला दिया गया है। जब संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों से समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना मांगी गई है, जिसके बाद कई विभागों ने स्वीकृत बल, कार्यरत और फिर रिक्त पदों की अलग अलग आंकड़े जारी की जानकारी दी गई है। कई विभागों ने ये जानकारी दी गई है कि नियमित नियुक्तियां न होने से ऐसे पदों पर सुविधागत नियुक्ति की गई है। कुछ विभागों ने पूर्ण रूप से सुविधा नियुक्ति की है।
दोस्तों बिहार के एक सांसद और फिर 8 विधायकों पर महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का आरोप है। ये दाग कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के दामन पर लगा हुआ है। पूरे देश में 755 सांसदों और फिर 3938 विधायकों के शपथ पत्र के अध्ययन यानी कि रिसर्च के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने ऐसे दागदार चेहरे को चिन्हित किया है। जब पूरे देश में ऐसे सांसदों विधायकों की संख्या 151 है, उनमें से 25 बंगाल के हैं। इस संख्या के साथ बंगाल इस मामले में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पास जमा शपथ पत्र के आधार पर तैयार हुई है, जिसमें महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक, लड़कियों के साथ गलत काम, छेड़खानी आदि गंभीर आरोप हैं। हालांकि बिहार के जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं के विरुद्ध अति गंभीर श्रेणी के ऐसे आरोप नहीं है। यह इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वे निर्दोष हैं। यह इसका निर्णय तो न्यायालय को करना है, यह क्योंकि वे महिलाओं के विरुद्ध जिन मामलों में आरोप होते हैं उन्हें सजा और फिर जुर्माने का दोहरा प्राविधान भी। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में कांग्रेस को छोड़ करके कोई ऐसा दल नहीं है जिसके 100% विधायक महिलाओं के साथ सदाचारी करार दिया जाए। या राजनीति में अपराध के दूसरे आरोपों की तरह इस प्रकरण में भी राजद आगे हैं। जब दागदार पाए गए एकमात्र सांसद सुरेंद्र यादव उसी के हैं, जो कि पहली बार जहानाबाद से लोकसभा पहुंचे। सुरेंद्र यादव के विरुद्ध कुल 7 मामले दर्ज हैं। उन पर 7 आरोप गंभीर श्रेणी के अपराध के हैं और फिर 22 श्रेणी के हैं। जब सुरेंद्र के अलावा राजद के 4 विधायक भी महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के आरोपित हैं। उनमें पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी है। जहाँ हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव पिछली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके विरुद्ध कुल 5 मामले दर्ज हैं। जब विभिन्न श्रेणी 3 और फिर अन्य 9 धाराओं में आरोपित है। दोस्तों बिहार की राजनीति में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर के सीएम नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से इस गठबंधन को एक बड़ा झटका फायदा हुआ था। जब यूं कहें कि इस बार की एनडीए की सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर जेडीयू है, तो फिर सवाल है कि क्या ये फायदा आगे बरकरार है? क्या एनडीए को जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें आई, क्या अभी भी आएंगी? इंडिया टुडे सी वोटर का लेटेस्ट सर्वे आया है, हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे। मूड ऑफ द नेशन ये कहता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जो भी आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन अब वो आंकड़े बदल रहे हैं। जब इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के अनुसार अगर अभी चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए को 35 सीटें और फिर इंडिया गठबंधन को 5 सीटें आएगी। जी हाँ, ये बिहार की बात। इसे अगर पार्टी के अनुसार देखें तो ये कहता है कि बीजेपी को 15, जेडीयू एलजेपी को 20, हिंदुस्तान एवं मोर्चा को 0, कांग्रेस को 1 और फिर आरजेडी एवं लेफ्ट को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। जब इन आंकड़ों को देखें तो फिर कांग्रेस, आरजेडी और फिर लेफ्ट को नुकसान हो रहा है, तो फिर वहीं पर जीतन राम मांझी को भी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। एनडीए को फायदा होता दिख रहा है। आपको बता दूं कि मूड ऑफ द नेशन का सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, करीब 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। जब अगर एनडीए की तरफ से रुझान जा रहा है तो फिर सवाल ये है कि क्या इसका फायदा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा? मूड ऑफ द नेशन ये भी कहता है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए विधानसभा के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर उसके आंकड़े क्या होते हैं। दोस्तों बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में जल्द भगदड़ मचने वाली है। यह श्याम रजक सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। महागठबंधन के बड़े नेताओं को घुटन महसूस हो रही है। जल्द ही वहाँ के बड़े नेता जाल तोड़ करके बाहर निकलेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कई नेता अब भी एनडीए के संपर्क में हैं, वे जल्द ही नामों का खुलासा करेंगे। जब बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि श्याम रजक अच्छे नेता हैं, जब उनको आरजेडी में जाना नहीं चाहिए था। जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार ने उनको सम्मान दिया, जब कई बार मंत्री बनने का भी मौका मिला, लेकिन वो आरजेडी में चले गए। आरजेडी में किसी का सम्मान नहीं होता है। आरजेडी माय समीकरण की पार्टी है, तो फिर जो भी समाज के लोग जाते हैं किसी को सम्मान नहीं मिलता है, जब बेइज्जत होने, गाली सुनने की स्थिति में रहती है। अभी श्याम रजक निकले हैं, जब चुनाव आते आते सब खाली हो जाएंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्याम रजक की पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, वो जहां भी रहे अच्छे से रहे, सब देखेंगे कि कहां जाना है कहां नहीं, हमने लोगों के लिए काम किया है। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सभी जिलों के किसानों को 45,000 तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब्सिडी किसानों को पपीते की खेती के लिए मिलेगी। खबर के अनुसार सरकार ने बिहार में पपीते के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत पपीता विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए प्रथम वर्ष किसानों को 33,750 रुपये तथा द्वितीय
प्रति वर्ष 11,250 रुपए दिया जाएगा। किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ हेक्टेयर में तथा अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना का लाभ रैयत कृषक जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक इकरारनामा के आधार पर ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। यहाँ इस सर्वे के दौरान जमीन के खतियान में बेटियों का भी नाम दर्ज होगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण में बेटियों को बराबर रखने का हिस्सा मानते हुए बेटियों को बराबर का हिस्सेदारी मानते हुए खतियान में नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अब आगे का निर्णय बेटियों को लेना है कि वे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। आपको बता दूं कि साल 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को केंद्र मान करके बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया है। यह सर्वे के दौरान अब वंशावली अथवा खतियान में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी नाम दर्ज किया जाएगा। दरअसल बिहार में बहुत से लोग बेटियों को पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन अब उन लोगों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने आदेश जारी करके अंचलाधिकारी से कहा गया है कि वे भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित करें। दोस्तों, केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बने हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इस बीच सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में शामिल कई दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों जहां पर यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने सरकार को असहज करने वाले बयान दिए थे, तो वहीं पर अब राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी में योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के फैसले का विरोध किया है। आपको बता दूं कि बीते 2 महीने में ये दूसरा मौका है जब जयंत ने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर अपना विरोध जताया है। इससे पहले उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले के खिलाफ बयान दिया था। आपको बता दूं कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं को ये बात समझनी चाहिए कि हमारी नीति का गलत असर भी हो सकता है। भले ही हमारा इरादा अच्छा हो, लेकिन अगर वह प्रभावी नहीं होती है तो फिर पूरा काम बेकार है। ऐसे ही अंतर्धार्मिक विवाह के लिए सरकार की मंजूरी वाला कानून वास्तव में चिंता का विषय है। दोस्तों, जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप और हम मिलकर के मोदी को वोट दिए हैं। अब मोदी पूरे देश का पैसा लेकर के गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जिससे गुजरात का विकास तो होगा ही, जबकि पूरे बिहार, मधेपुरा, यहाँ तक कि आपके गाँव के बच्चे गुजरात में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप सभी किस बात पर मोदी को वोट दे रहे हैं। आप सभी कहते हैं कि आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है, अयोध्या में मंदिर बन गया है, बिजली आ रही है, गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही है। उन्होंने कहा है कि मैं आप सभी को यही एहसास दिलाने के लिए 2 वर्षों से पैदल चल रहा हूं। जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो फिर आम कहां से खाएंगे। जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आप 4 किलो अनाज पाने के लिए वोट देंगे तो फिर आपके बच्चे को रोजगार कहां से मिल पाएगा। वोट अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर देंगे तो आप सभी के लिए फैक्ट्री कैसे बनेगी। वोट अगर आप जाति के नाम पर देंगे तो आपके बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी। यही बताने के लिए मैं 2 साल से भटक रहा हूं, गांव पैदल घूम रहा हूं। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में 45,000 से ज्यादा गाँव में जमीन सर्वे शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जमीन सर्वे के समय अगर किसी के पास उनकी पुश्तैनी जमीन का कागज नहीं है तो फिर उनका क्या होगा, ये सवाल है। जी हाँ, अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पुश्तैनी जमीन पर सर्वे के समय अपना नाम कागज में दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लैंड सर्वे क्या है, यानी कि जमीन सर्वे क्या है। तो आपको बता दूं कि बिहार में बीते 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे शुरू किया गया है, लेकिन आम ग्रामीण लोगों के मन में अपनी जमीन को लेकर के कई तरीके के सवाल हैं। वहीं पर जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन्हें ये डर रहता है कि कहीं सरकार उनकी जमीन ना ले। इसके अलावा कुछ लोगों को डर है कि पुश्तैनी जमीन जिस पर उनका हक है उस पर उनका नाम कैसे चलेगा। आपको बता दें कि सरकारी नियमों के मुताबिक जमीन सर्वे में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा या किसी की जमीन का दस्तावेज दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका निधन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जितने भी वारिस हैं सभी
का नाम सर्वे में चराया जाएगा। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा से पारित वंशावली लगानी होगी। वहीं पर जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर दादा परदादा से मिली पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में जमीन सर्वे में अलग अलग नाम नहीं चराया जाएगा। जब दस्तावेज में पहले से जिसका नाम मौजूद है उनके ही नाम भूमि सर्वेक्षण में चराया जाएगा। पैतृक संपत्ति का कोर्ट में विवाद चल रहा है तो फिर दस्तावेज में जो अभी मालिक हैं दस्तावेज के उनका नाम सर्वे में चरा दिया जाएगा। अगर बाद में कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर उसके आधार पर संशोधन किया जाएगा। अब सवाल है कि कागज कैसे मिलेगा, तो आपको बता दूं कि इसके अलावा अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन पुश्तैनी है तो फिर खतियान से उनका नाम निकलवा सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री है तो फिर वो सर्वे में लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पंचायत से वंशावली भी बनवा करके देनी होगी। इसके लिए 5 गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर रजिस्ट्री नहीं है और खतियान में भी जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर जमीन से जुड़े हुए कोई भी पुरानी रसीद है तो वो भी सर्वे में मान्य है। आसान भाषा में जमीन आपकी है, इसका कोई भी एक सबूत आपको सरकार के सामने में पेश करना होगा बस। दोस्तों बिहार में शराबबंदी लागू है ये तो आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि सरकार के तमाम दावे और फिर प्रयासों पर सवाल खड़े कर देती है। ऐसे ही एक तस्वीर दरभंगा जिले से सामने आई है जहां पर शराब शबाब और कबाब के साथ जन्मदिन की पार्टी में बार बालाओं ने भोजपुरी गाने पर जम करके डांस किया। इस दौरान पार्टी में केवटी थाना क्षेत्र के 2 चौकीदार भी शामिल थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक घर में कुछ युवक तेज म्यूजिक पर बार बालाओं के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें केवटी थाना क्षेत्र के 2 चौकीदार सोनू पासवान और फिर ओम प्रकाश पासवान भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो फिर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आरोप है कि पार्टी कर रहे सभी युवकों ने पुलिस को सूचना देने वाले शख्स की जम करके पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी और फिर बार बालाओं के डांस का आयोजन थाने से महज कुछ ही मीटर पर किया गया, कुछ ही 1 किलोमीटर दूरी पर किया गया था। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिला के मांझा थाना क्षेत्र के एक गांव से गायब हुई 5 लड़कियों को पुलिस ने शुक्रवार को पटना जंक्शन से सकुशल बरामद कर लिया है। जब पुलिस ने लड़कियों को भगाने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। जब पुलिस के मुताबिक मंझा थाना क्षेत्र के एक गांव से 22 अगस्त की रात 5 नाबालिग लड़कियां अचानक से गायब हो गई थी। इसकी सूचना मिलने के बाद मंझा थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने एक टीम गठित करके कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिग लड़कियों को पटना जंक्शन से बरामद कर लिया। इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी महिला अपने 2 बच्चों तथा पति को छोड़ करके 5 दिन से घर से फरार थी। जब पूछताछ के क्रम में महिला ने बताया है कि 5 नाबालिगों को पहले फोन पर ब्रेन वॉश किया गया था। इसके बाद 5 को सिवान जिले के बरहड़िया में बुलाया गया था। वहीं से एक बस में बैठ करके पटना ले जाया गया था। दोस्तों बिहार में अपराध के मुद्दे पर भारी सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर वार पलटवार किया गया है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है और कहा कि अगर बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी है तो एक भी नाम का खुलासा करेंगे। जहाँ किस अपराधी को कौन से सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं ये भी बताएं। अशोक चौधरी ने बताया है कि ये नीतीश कुमार का राज, यहाँ कोई भी जबरदस्ती किसी से 5 रुपए भी चंदा नहीं लेता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है जैसे कि इनके पिताजी के राज्य में होता था। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि जब हम लोगों की सरकार आई तब बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली और तो और हम लोग सुरक्षा का मानक उन लोगों के तरह तय नहीं करते हैं, जेल में बद अपराधियों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं। साथ ही कुंतल कृष्ण ने आरजेडी को गुंडों मवालियों की पार्टी करार दी और कहा कि यही लोग इन्हीं लोगों की पार्टी में गुंडा और मवाली रहते हैं। दोस्तों शिक्षक बनने की तमन्ना रखने वाले नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश अनुसार बिहार में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इसमें प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और फिर कंप्यूटर शिक्षक शामिल है। गौरतलब है कि बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों और फिर छात्रों के अनुपात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार में जदयू कार्यालय में आयोजित सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए कहा कि सभी विधायकों और फिर विधान पार्षदों से 10-10 ऐसे सरकारी विद्यालयों की सूची मांगी गई है जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का वादा पूरा कर दिया है। जब से नीतीश बाबू ने बिहार की सत्ता संभाली है, तब से ही उन्होंने बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद नीतीश बाबू जब अपने मां से आशीर्वाद लेने के लिए कल्याण बिघा पहुंचे थे, तो उस वक्त का एक वाकया मशहूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया और कहा कि अब ठीक लग रहा हूं ना, कोई समस्या तो नहीं। इस पर नीतीश कुमार की मां ने जो कहा वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा मकसद बन गया। नीतीश कुमार की मां ने उनसे कहा कि सब तो ठीक है, पर बिजली दिन भर भवक भवक करके आ रहा है, यानी कि दिन में कुछ ही घंटे बिजली रहती है, इसे ठीक करवाओ। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिजली के क्षेत्र में न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की ही तस्वीर बदल दी है। जब नीतीश कुमार ने कैसे बदली बिहार में बिजली की तस्वीर, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी, तब बिहार में केवल 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी, जबकि जून 2024 में बिहार में बिजली की खपत बढ़कर के 7060 मेगावाट हो गई थी, जो कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। सच्ची आजादी अभी मिलनी बाकी है, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। उन्होंने कहा कि अभी भी अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता जिंदा है। जी हाँ, और अभी भी सच्ची आजादी मिलना बाकी है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री और बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी सच्ची आजादी मिलनी बाकी है। अंग्रेजी हुकूमत चली गई, लेकिन उनकी मानसिकता अभी जिंदा है, ये कहना है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि आपसी भाईचारे जब तक मजबूत नहीं हो जाता, तो देश के लोगों का रोजमर्रा का सवाल खत्म नहीं हो जाता। अपराध जैसा कलंक लोगों की मानसिकता से निकल नहीं आ जाता, जब तक बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार बलिदानियों को भूल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बलिदानियों को खोज निकाला और फिर सम्मान देने का ऐतिहासिक काम किया। समारोह के दौरान आए प्रस्ताव, ये कहना है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का। आपको बता दें कि मूल रूप से डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल खगड़िया के रहने वाले हैं, लेकिन अभी उनका बोसोबासी किशनगंज में। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को हाल फिलहाल ही बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, या इससे पहले डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कई ऐसी जिम्मेदारी है जो संभाल रहे हैं, भाजपा में ही रह करके, पार्टी में भी रह करके, और मंत्री भी संभाल रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों की जमकर के तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। आज हमने बिहार के कुछ किसानों से संवाद भी किया है और फिर यहाँ की उपलब्धियों और फिर यहाँ की समस्याओं पर चर्चा की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्र में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिहार का मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है और फिर हमारे किसान मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 प्रजातियों के 109 बीज की नई किस्में जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यहाँ का मखाना, चावल, शहद, मक्का सब अद्भुत है। उन्होंने कहा कि बड़े जमीन के टुकड़े हमारे पास नहीं है। 91% सीमांत किसान है, लेकिन फिर भी किसान चमत्कार कर रहे हैं। खेती से आय दोगुनी करने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ का मखाना धूम मचा रहा है। मखाना एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैदा हो रहा है। जब चीजें एक्सपोर्ट होती है तो फिर किसान को ज्यादा फायदा होता है। इससे जुड़ा कार्यालय बिहार में आए, इसके लिए प्रयासरत किया जा रहा है।